हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में 1773 से लेकर के 1892 तक बता चुके थे अधिनियम के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। और भारत शासन अधिनियम 1919 तक की चर्चा करेंगे। आपका एक क्वेश्चन भी इससे नहीं छूटने वाला है। आप लोग वीडियो ध्यान से यहाँ से देखना स्टार्ट कर दीजिए। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? कारण ये है कि जिस समय ये परिषद अधिनियम आया था उस समय भारत के राज सचिव मार्ले थे, तो वायसराय मिंटो थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसे मार्ले मिंटो पूछा जाएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया था ये किसकी रिपोर्ट पर आया था? ये चीजें याद रखना है। अरुणडले समिति। यह अरुणडले समिति कई बार पूछा गया कि किसकी सिफारिश पर आया था, तो अरुणडले समिति की सिफारिश पर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। ये अरुणडले समिति याद रखना है। तीसरा प्रावधान में देखिएगा कि पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिली। आपको हम बता चुके थे, इसके पहले वाला जो अधिनियम आया था 1892, उसमें क्या था, पूरक प्रश्न नहीं पूछने की आजादी, सिर्फ प्रश्न पूछने की बजट और राजस्व और व्यय पर प्रश्न पूछने की आजादी मिली। लेकिन 1909 में एक प्रावधान किया गया कि पूरक प्रश्न पूछने की आजादी, बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। और साथ ही याद रखना है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया। यानी कि ये कई बार पूछा गया। पांचवा जो प्रावधान है यहाँ पे, मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो की गई, इसमें यह होता था कि मुस्लिमों में से ही कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही उस अपने समुदाय के लोगों को वोटिंग करेंगे, जिसे बोला गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। इसे भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बात करें छठा प्रावधान के बारे में। तो छठा प्रावधान में आपको ये याद रखना है कि भारत सचिव एवं वायसराय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के पद पे शामिल होने वाले पहले भारतीय याद रखना है, एक केसी गुप्ता है, एक है सैयद हुसैन बिलग्रामी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, वायसराय परिषद में पूछेगा पहला भारत के पहले व्यक्ति कौन शामिल हुए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये दोनों तीनों जो नाम व्यक्ति यहाँ है, केसी गुप्ता हो गए, सैयद हुसैन बिलग्रामी है, एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये तीनों व्यक्ति का नाम याद रखना है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि वायसराय परिषद पूछेगा तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और आपका भारत सचिव परिषद के बारे में पूछेगा कि पहले भारतीय कौन थे जो शामिल हुए इस पोस्ट में, तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये आपको ध्यान। ये जो आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 था, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछा जाता है। जैसे आप लोग से कभी भी पूछ लिया जाएगा कि प्रमुख स्टेटमेंट में बताइएगा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, किसने कहा था? तो लॉर्ड मार्ले ने कहा था। ठीक है। सर्वस्व नारा करने वाला एक्ट, यानी कि सर्वस्व नारा नहीं, सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट, इसको कर लीजिए। सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया, के एम मुंशी के द्वारा कहा गया। पूरा नाम इनका है कड़िक्कड़ मणिकनाथ मुंशी। तो यहाँ पे ये तीनों व्यक्ति का नाम जो याद रखना है कि जो प्रमुख स्टेटमेंट है, फिर से इसको देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा? तो लॉर्ड मार्ले कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका फल काफी भीषण होगा। महात्मा गांधी का 1909 उनके बारे में कहना था कि सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट, यानी कि सर्वस्व सबको नाश कर देगा यह एक्ट, ये जो अधिनियम आया है। के एम मुंशी का कहना था कि भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला ही घोट दिया गया। ये चीजें आपको याद रखना है भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में याद रखना है कि जिस समय भारत शासन अधिनियम 1909 1919 पारित हो रहा था, उस समय भारत के जो
भारत के जो सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे, वायसराय चेम्सफोर्ड थे, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम भी कई बार पूछा गया, तो डेविड जॉर्ज याद रखना है। फिर से देख लीजिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत सचिव के पद पे कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे। वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो डेविड जॉर्ज थे। तो यहाँ पे मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और सुधार इसीलिए कहा जाता है इसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो बनाया गया, इसके पीछे कुछ कारण है। क्या क्या कारण है? तो कारण ये है कि 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस पार्टी का दो विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ और होम रूल आंदोलन भी चला था। ये सारा कारण था 1919 जो आपका भारत शासन अधिनियम आया था, इसका लाने का कारण ये सारा जड़ है। इसी के कारण 1919 लाया गया और कुछ प्रावधान किया गया जो आप लोगों के सामने है। पहला प्रावधान में आप लोगों को ये याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी कि शुरुआत किया गया। एक का नाम राज्य परिषद रखा गया, दूसरा का नाम केंद्रीय विधानसभा रखा गया। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो केंद्रीय विधानसभा है, आज के समय में इसे लोकसभा हम लोग कहते हैं, और राज्य परिषद को आज के समय में राज्यसभा कहा जाता है। राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता था, जिसमें जो सदस्यों की जो सदस्य जो इसमें आपका निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। और निम्न सदन जो होता था केंद्रीय विधानसभा, इसका 3 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल होता था। ये कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग याद रखें। दूसरा यहाँ पे नीचे पॉइंट है कि टोटल सदस्यों की संख्या 60 होती थी और केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 होती थी। निर्वाचित के संदर्भ में देख लें तो 34 निर्वाचित होते थे, 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे, क्योंकि 60 में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। इसमें 45 में से 145 में से 104 का निर्वाचन होता था, बाकी 41 जो कैंडिडेट होते थे उसको मनोनीत किया जाता था। तो सबसे प्रमुख प्रावधान में से एक है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, कि पहला प्रावधान कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। और इसी के संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि एक राज्य परिषद था, एक केंद्रीय विधानसभा था। ये उच्च होता था, ये निम्न होता था। जैसे आज हम लोग राज्यसभा और लोकसभा पढ़ते हैं, उसी तरह से उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। 60 सदस्य, इसमें 145 सदस्य, और 60 में से 34 निर्वाचित होते थे, 26 मनोनीत, इसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। ये चीज़ें याद रखना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राज्य परिषद जो बनाया गया था, राज्य परिषद के पहले जो अध्यक्ष थे उसका नाम था अलेक्जेंडर मुंडीमैन। ये कौन है? तो याद रखना है, ये जो यहाँ पे हम लोग राज्य परिषद की चर्चा की है, यहाँ पे ये राज्य परिषद के जो पहले अध्यक्ष हैं वही व्यक्ति हैं, ये अलेक्जेंडर मुंडीमैन। ठीक है। दूसरा प्रावधान में आप लोगों को याद रखना है कि विषयों का बंटवारा किया गया। विषय जो केंद्रीय सूची में आता था, एक प्रांतीय सूची, जैसे आज हम लोग जो संघ सूची और जो राज्य सूची करके पढ़ते हैं और एक संवर्ती सूची भी पढ़ते हैं, उस समय संवर्ती सूची का प्रावधान नहीं था। सिर्फ 2 प्रकार की सूची थी, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। ये सूची होता क्या था? तो जितने भी कानून बनते थे या जो भी विषय आता था कानून के संदर्भ में, दायरे में, तो एक को संघ माना जाता था, एक ये संघ सूची के अंतर्गत और एक राज्य सूची के अंतर्गत। उसी तरह से यहाँ पे देखिए केंद्रीय के अंतर्गत आता था और एक प्रांतीय के अंतर्गत आता है। जिसे केंद्रीय वाला आज हम लोग संघ बोलते हैं और प्रांतीय वाला राज्य बोलते हैं। बस यही चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट में याद रखना है कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय जो बजट था उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया। एक पॉइंट याद रखना है, प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को कि जब हम 1892 पढ़ रहे थे, याद रखना है
कि जब हम 1892 अधिनियम के बारे में पढ़ रहे थे तो इसमें पढ़ रहे थे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब भारत शासन अधिनियम 1919 आती है तो प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की जाती है। आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होने लगी और इसके जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आईसीएस का वो इलाहाबाद में हुआ था 1922 में। और पहले आईसीएस अधिकारी बने भारत के व्यक्ति जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसकी कहानी थोड़ा सा आप लोगों को बता दें। आईसीएस का यहाँ पे जो देख रहे हैं, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में पहले होती थी। अगर भारत के किसी भी व्यक्ति को आईसीएस की एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है, नौकरी करना है तो इंग्लैंड जा कर के आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन 1922 में दोनों जगह व्यवस्था की गई, इंग्लैंड में भी और भारत में भी, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि भारत के कौन से ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस की परीक्षा क्रॉस किया, आईसीएस की परीक्षा में सफल प्रदर्शन किए, तो वो है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनका डेट भी पूछा जाता है, इनका डेट याद रखना है 1863 में, यानी कि भारत में होने से पहले 1863 में। नेक्स्ट प्रावधान याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रावधान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये छठा प्रावधान है। सीमित महिलाओं को मताधिकार दिया गया। भारत के कुल जनसंख्या का यानी कि कुल महिलाओं में से मात्र 10% ऐसे महिला थे जिनको वोट देने का अधिकार था। अब वो भी वोट कौन से व्यक्ति कर सकते हैं? जिसके पास इनकम हो, जिसके पास शिक्षा हो, पढ़ी लिखी हो बढ़िया तरीके से, और जिसके पास संपत्ति हो, या कह सकते हैं जो टैक्स भरते हों सरकार को, वही यहाँ पे वोटिंग कर सकते थे। आज के समय में नहीं कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर 18+ है, वयस्क हैं, तो वो वोटिंग कर सकते हैं, या ये आपका टैक्स भरे या ना भरें, शिक्षित हो या ना हो, संपत्ति हो, आय हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 62 वर्ष होना चाहिए, ये आपका 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना है कि सीमित महिलाओं को मताधिकार दिया गया था, और कुल महिलाओं में से याद रखना है कितना परसेंट, तो 10% आपका मताधिकार के संदर्भ में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है अनुच्छेद 135 और अनुसूचियाँ 4 थी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 4, अनुच्छेद की संख्या 135। फिर से 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 में अनुच्छेद कितना था, 135। अनुसूचियाँ कितनी थी, तो 4 थी। भारत परिषद का आकार सीमित किया गया, 15 से घटा करके 12 कर दिया गया। यहाँ पे आप लोगों को याद है कि भारत शासन अधिनियम 1858 जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें बताए थे कि पिट्स इंडिया एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है और भारत परिषद एक अधिनियम बनाया जाता है, एक आयोग बनाया जाता है जिसमें कुल सदस्य की संख्या 15 रखी जाती है। इसको भारत के राजस्व वेतन दिया जाता है, जिसे होम चर्चेज का नाम दिया गया था। आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और जो नहीं देखे हैं वो जा करके पहले पिछले वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए। तो ये जो 15 व्यक्ति थे ना, इसको क्या कर दिया, इसको 12 कर दिया गया, यानी कि घटा दिया गया। तो इसीलिए पूछा जाता है भारत परिषद का आकार सीमित किस अधिनियम में किया गया, तो 1919 में। 9वां पॉइंट याद रखना है कि केंद्र में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसे आज हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई। यूपीएससी के बारे में कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख दिए हैं, देखिए इसके बारे में। याद रखना है कि पहले इसका अध्यक्ष केंद्र में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना किया गया था, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड ली किए थे, जिसके द्वारा ये सिफारिश किया गया या जो बनाया गया इसके बारे में कह सकते हैं, ठीक है। और 1923 में बैठक हुई थी, रिपोर्ट 1924 में दिया गया था, और इसी रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना किया गया। वर्तमान में 10 मेंबर हैं, भाग 14 में वर्णित है। आर्टिकल्स कह सकते हैं 315 से लेके 323 तक इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में यूपीएससी के बारे में। वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो इसका है वो है डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
पहले अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले अध्यक्ष थे कौन? तो पहले अध्यक्ष थे आपका रॉस बर्कर। तो 3-4 पॉइंट याद रखना है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में, वर्तमान में 10 मेंबर, 14 भाग में वर्णित है, 315 से 323 आर्टिकल्स में वर्णन है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, पहले अध्यक्ष रॉस बर्कर थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट 10वां प्रावधान ये किया गया कि कैग की नियुक्ति की गई। कैग का मतलब होता है कैंडिडेट ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहते हैं। इसका आर्टिकल्स 148 से लेकर 151 तक वर्णन है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे नरहरि राव के बारे में आप लोग जानते होंगे। नरहरि राव थे। अब वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू ये जो 14वें हैं। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है याद रखिएगा। ये तो वर्तमान का, ये चेंज होते रहते हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे। अगर वीडियो अगर कुछ लेट के आपके पास जा रहा है तो उस हिसाब से हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन ये वर्तमान के बारे में हम बता रहे हैं। 11वां आपको याद रखना है 11 प्रावधान में कि सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया। ये सांप्रदायिक निर्वाचन था क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। याद रखना है कि 1919 में, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि 1909 में क्या किया गया था कि मुस्लिम लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दिया गया था, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन प्रणाली का व्यवस्था किया गया था 1919 में। और सभी लोगों ने आंदोलन किया और अंग्रेज का काम था बांटो, और उनका काम था कि दोनों को अपना लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम को ये करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सिख को दे दिया अलग निर्वाचन आयोग, अब आपका अलग पृथक निर्वाचन मंडल, ईसाई को भी दे दिया, एंग्लो इंडियन को भी दे दिया, यूरोपियों को भी दे दिया। ठीक है, देखते जाइए। 1909 में मुस्लिम को मिला था और 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय इसको भी दे दिया गया, यानी कि कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया। इसी तरह से 1900 जब 35 पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को मिल गया था अलग अलग निर्वाचन मंडल। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों का था कि धीरे धीरे जब बांट देंगे सभी लोगों को तो आपस में लड़ते रहेंगे और एक कभी नहीं हो पाएंगे और हम राज करते रहेंगे, यही उसका मोटो था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, आज हम लोग दो इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1919 और मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 के बारे में देखे हैं। इसे कॉपी पे आप लोग नोट करते जाएं और ध्यान से देखते जाएं। विश्वास कीजिए आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस सारी चीज़ों को अच्छी तरीके नोट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।